Hello beta, welcome to physics classes. Beta, in my last video lecture, I have discussed law of conservation of momentum with you. I have discussed horse cart problem with you. In horse cart problem, we have divided normal reaction into two components, r cos theta, r sin theta, and then after we are able to solve the problem of motion of system in forward direction. तो बेटा उसी टाइप से अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो बेटा सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में दो टॉपिक डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। तो अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अब इक्विलिब्रियम। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है when there is no net force or when there is zero net force and zero torque acting on any object, then it is said to be in इक्विलिब्रियम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी और नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होगी। तो आपको अगर दो टाइप के ऑब्जेक्ट मिले हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और नंबर टू ऑब्जेक्ट आपका ब्रॉड ऑब्जेक्ट है। ब्रॉड ऑब्जेक्ट का मीनिंग जिसका साइज डेफिनेट हो, जिसका साइज अप्रिशिएबल हो। तो बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट में आपको सिंपली नेट फोर्स को जीरो एज्यूम करना है। नेट फोर्स अगर जीरो होगा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उनका सम अगर जीरो होगा, व्हेन टोटल forces are acting on point object becomes zero, then total force becomes zero on point object, then it is said to be in equilibrium। तो बेटा अगर किसी point object के ऊपर sum of all forces अगर zero आ जाता है, then that point object is in equilibrium। रीजन क्या है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें रोटेशन विजिबल नहीं होगी, तो यहाँ पर रोटेशन आपके लिए इनविजिबल होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हमारे लिए ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो, टॉर्क की वैल्यू जीरो, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका ब्रॉड साइज में है, ऑब्जेक्ट का साइज अगर अप्रिशिएबल है, तो बेटा इस केस में हमें नेट फोर्स को भी इसके ऊपर जीरो बनाना है और नेट टॉर्क को भी जीरो बनाना है। देन आफ्टर वी कैन से दैट ब्रॉड ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो बेटा सिंपल मैंने आपको आइडिया दिया इक्विलिब्रियम का। तो अब हम आएंगे कंकरेंट फोर्सेस पे। सो whenever there is application of two or more forces on any object, whenever concurrent forces का मीनिंग क्या है बेटा? whenever two or more forces acting on any object, then they are known as concurrent forces। So एक सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर
ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर मोर देन 2 फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर मोर देन 2 फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, देन दीज फोर्सेस आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस। सो concurrent forces का मीनिंग आपको क्लियर हुआ, when 2 or more forces are acting on same object then they are known as concurrent forces, then they are known as concurrent forces। अगर इन तीनों का सम, अगर इन तीनों का सम 0 आ जाता है, अगर इन तीनों का सम 0 आ जाता है, it means that object is an equilibrium, that object is an equilibrium। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर तीनों फोर्सेस का सम 0 आ जाता है, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में होगा और ये फोर्सेस आपके कंकरेंट फोर्सेस होंगे। दीज आर नोन एज concurrent forces। So whenever 2 or more forces are acting on one object, are acting on same object, then these forces are known as concurrent forces, these forces are known as concurrent forces। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैंने आपको डेफिनेशन कई बार रिपीट करके बता दी है, तो आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। देन आफ्टर बेटा कंकरेंट फोर्सेस पे आपके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कंकरेंट फोर्सेस पे न्यूमेरिकल और आपको अप्लीकेटिव न्यूमेरिकल कैसे मिलेंगे, तो वो चेक करते हैं हम कि कंकरेंट फोर्सेस बेटा आपके इक्विलिब्रियम के साथ लिंक में आएंगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम और कंकरेंट फोर्सेस आपको एक ही न्यूमेरिकल में मिलेंगे, इक्विलिब्रियम और कंकरेंट फोर्सेस आपको एक ही न्यूमेरिकल में मिलेंगे। सो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया मिलेगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर इक्विलिब्रियम और कंकरेंट फोर्सेस कैसे आ रहे हैं। Now, if we have given a pendulum, if we have given a pendulum, पेंडुलम में बेटा ये वाला पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन या मीन पोजीशन, मीन पोजीशन और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। अब यहां से आप इसको पुश कर रहे हो, तो बेटा पेंडुलम में ये थ्रेड की लेंथ है L, ये आपका एक मेटालिक स्फीयर है, आप इस मेटालिक स्फीयर को यहाँ से पुश करोगे, तो मेटालिक स्फीयर अगर यहाँ आके रुक जाता है तो यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब चेक करो इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इधर से टेंशन आएगी थ्रेड में, ये स्फीयर का वेट होगा mg और जो फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया वो ये था F। तो बेटा ये पुशिंग फोर्स है, ये वेट है और ये थ्रेड में टेंशन है। अब चेक करो यहाँ पर आने के बाद अगर ये रेस्ट पे आ चुका है और अगर ये रेस्ट पे आ चुका है तो इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स टेंशन प्लस F प्लस mg इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो कि टेंशन प्लस F प्लस mg इक्वल टू 0। अब बेटा अगर ये एंगल हमें थीटा गिवन है, ये एंगल अगर हमें थीटा गिवन है, ये थ्रेड आपका थीटा एंगल से अगर ट्विस्ट हुआ है, इस थ्रेड के अंदर अगर ट्विस्टिंग एंगल थीटा गिवन है, तो बेटा चेक करो कि यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद अगर स्फीयर आपका रेस्ट पे आ जाता है तो जो थ्रेड के अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स बनेगा, बेटा ये स्ट्रेचिंग फोर्स आपका टेंशन के नेम से फेमस होगा। तो बेटा टेंशन फोर्स और आपका मस्कुलर फोर्स या मैकेनिकल फोर्स और mg, इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम बेटा 0 होगा, इन तीनों का सम 0 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे आ चुका है। तो इसका मीनिंग अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ये आपका मेटालिक स्फीयर आपका इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पर ये मेटालिक स्फीयर इक्विलिब्रियम में होगा। हमने यहाँ पर स्फीयर की रोटेशन को इग्नोर किया है, हमने यहाँ पर टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट इग्नोर किया है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि पहले से इसके
इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू कैसी है, 0 है, इसका रोटेशन विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन हमने इग्नोर किया है, तो हमने सिर्फ इसका सिंपल मोशन यहाँ स्टडी किया है। और चेक करो यहाँ पर आने के बाद अगर स्फीयर रेस्ट पे आता है, अगर ये बॉब रेस्ट पे आती है, तो यहाँ पर इन तीनों फोर्सेस का सम 0 आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास इस टाइप से फिगर मॉडिफाई होके मिला है। टेंशन इधर है, ये फोर्स इधर है और वेट इधर है। अब चेक करते हैं यहाँ पर जो हमें एंगल गिवन है थ्रेड का विद वर्टिकल लाइन, दैट इज थीटा। अब यही सेम एंगल बेटा आपको यहाँ मिलेगा, दैट इज थीटा। अब चेक करो यहाँ पर इस टेंशन फोर्स ने, यहाँ पर इस टेंशन वाले फोर्स ने कितना एंगल बनाया, थीटा। तो बेटा चेक करो, अगर यहाँ टेंशन एंगल बना रही है थीटा इस वर्टिकल लाइन के साथ, तो बेटा यहाँ पर टेंशन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर टेंशन फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और यहाँ पर टेंशन फोर्स का साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। और अब चेक करो, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो हमारे पास टी कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल आएगा। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इसी टाइप से अब यहाँ पर टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। तो अब चेक करो, टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू f अपॉन mg। तो बेटा अब t से t कैंसल, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। तो बेटा आप यहाँ से आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज mg इंटू tan थीटा। तो अगर आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपने कितने फोर्स से इसको यहाँ से मीन पोजीशन से, कितने फोर्स से आपने इसको मीन पोजीशन से पुश किया था। तो बेटा आपको f की वैल्यू यहाँ से मिलेगी mg इंटू टेन थीटा। मान लो अगर थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है और इस स्फीयर का मास आपको गिवन है 20 ग्राम, इसका मास आपको 20 ग्राम गिवन है, तो यहाँ बोलो 20 ग्राम को सबसे पहले चेंज करोगे केजी में और फिर ग्रेविटी की वैल्यू 10 पुट करोगे और आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा, तो बेटा इस टाइप से कंकरेंट फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम के साथ न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो बेटा इस टाइप से कंकरेंट फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम के साथ मिलकर न्यूमेरिकल को फ्रेम करते हैं। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि न्यूमेरिकल के अंदर कंकरेंट फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम के साथ मिलकर न्यूमेरिकल को फ्रेम कैसे करते हैं और कैसे ये यूज़ होते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट बेटा न्यूमेरिकल में यूज़ हो रखे हैं। यहाँ पर नंबर 1 कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल में है कंकरेंट फोर्सेज का, मोर देन 2 फोर्सेज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, और नंबर 2 कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, इन तीनों का सम 0 आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम। लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम। बेटा ये क्या प्रॉब्लम है? लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम क्या है? ये हमें अब डिस्कस करना है। तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम। तो बेटा लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम में हम क्या क्या एविडेंस फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलेंगे। बेटा लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम है क्या कॉन्सेप्ट? तो बेटा अगर किसी भी लिफ्ट को अगर आप एज्यूम करो, अगर आपके पास ये लिफ्ट है और ये इसकी कनेक्टिंग रॉप है, और अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो, बेटा ये लिफ्ट का फ्लोर है, तो लिफ्ट अगर आपको ऊपर लेके जाएगी और लिफ्ट के पास अगर एक्सेलरेशन होगा
लिफ्ट बेटा अगर आपको ऊपर लेके जाएगी और लिफ्ट के पास अगर एक्सेलरेशन होगा तो बेटा उस केस में जो आपका वेट है वो रियल वेट में काउंट नहीं होगा। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो और लिफ्ट अगर आपकी ऊपर जा रही है विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो बेटा आपकी बॉडी का जो वेट आएगा वो वेट आपका एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं होगा, वो वेट आपका एक्चुअल वेट के इक्वल, रियल वेट के इक्वल नहीं होगा। तो बेटा ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है। लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम में ये आपको स्टडी करना है कि अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो अब आपका जो वेट है वो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, अगर लिफ्ट आपके नीचे आएगी तो क्या होगा, अगर लिफ्ट की स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो आपका वेट क्या होगा। तो उसके लिए हमें लिफ्ट के अंदर एक विंग मशीन को फिट करना पड़ेगा। तो बेटा लिफ्ट के अंदर हमें एक विंग मशीन को सेट करना पड़ेगा। तो वेट वाली मशीन को हम सेट करेंगे लिफ्ट के अंदर, फिर चेक करेंगे कि लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से या लिफ्ट के एक्सेलरेशन से विंग मशीन के अंदर, वेट वाली मशीन के अंदर आपका वेट क्या रिकॉर्ड होगा, आपका वेट क्या काउंट होगा। तो आप चेक करते हैं। तो नंबर 1 केस है लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड with acceleration इसका मीनिंग लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन। तो अब लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है बेटा। तो अब चेक करते हैं, ये अगर आपकी लिफ्ट है, इसके अंदर ये अगर आपकी विंग मशीन है, ये बेटा विंग मशीन है, ये वेट वाली मशीन है, ये बेटा वेट वाली मशीन है। तो अब आपका वेट कहाँ होगा, वेट आपका विंग मशीन के फ्लोर पर आएगा, वेट आपका वेट वाली मशीन के फ्लोर पर आएगा। अब अगर ये लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट अगर आपकी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो बेटा अगर आपका वेट विंग मशीन के फ्लोर पर वर्टिकली डाउनवर्ड है ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो बेटा ये जो वेट मशीन का फ्लोर है ये आपके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप चेक करो, आप अगर वेट मशीन के फ्लोर पर खड़े हो तो बेटा वेट मशीन के फ्लोर पर आपने क्या लगाया, एक्शन लगाया। वो एक्शन किसके इक्वल है, वो आपके वेट के इक्वल है। इसका मीनिंग आपने विंग मशीन के फ्लोर को कंप्रेस किया, आपने विंग मशीन के फ्लोर को डिप्रेस किया बाय यूजिंग योर वेट। तो बेटा आपके वेट की वजह से जो फ्लोर है वेट वाली मशीन का, वो फ्लोर बेटा डिप्रेस होगा, वो फ्लोर आपका कंप्रेस होगा। इसका मीनिंग आपका वेट विंग मशीन के फ्लोर को कंप्रेस कर रहा है, ये विंग मशीन के फ्लोर पर एक्शन लगा रहा है। तो बेटा अगर ये एक्शन है, तो ये अगर आपका एक्शन है, तो बेटा ये जो वेट मशीन है, जो इसका फ्लोर है, ये आपके ऊपर क्या लगाएगा, ये आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये आपका एक्शन, तो आपको मिला नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा आप चेक करो कि अब आप लिफ्ट के अंदर हो, तो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी, वही सेम एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी, वही सेम एक्सेलरेशन आपको भी मिलेगा, बेटा आपको भी मिलेगा। तो अब चेक करते हैं कि आपके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। चेक करो आपका वेट कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा है, दैट इज कैपिटल आर। और बेटा आप ऊपर जा रहे हो, इसका मीनिंग विद एक्सेलरेशन ए आप ऊपर जा रहे हो, आपका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। तो इसका मीनिंग आपको नेट फोर्स क्या मिला, आपको नेट फोर्स एम ए मिला। अगर आपका मास एम है तो बेटा आपका नेट फोर्स बोलो क्या है, एम ए। आपका नेट फोर्स क्या है, एम ए। आप चेक करो यहाँ पर चेक करो कि अगर आपका मास m है तो बेटा आप
ऊपर जा रहे हो विद एक्सेलरेशन ए, तो बेटा आपके ऊपर एक तो ग्रेविटी वाला फोर्स काम कर रहा है mg, और बेटा एक आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो अब चेक करो कि रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों आपके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है और रिएक्शन आपका अपवर्ड है। तो बेटा इन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है, इन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपको ऊपर लेके जा रहा है। तो अब चेक कर लो बेटा कि mg आपका नीचे है, r आपका ऊपर है, और आपकी बॉडी कहाँ जा रही है? आपकी बॉडी अपवर्ड जा रही है। इसका मीनिंग इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी ऊपर जा रही है। तो अब चेक करो कि अगर आपकी बॉडी ऊपर जा रही है तो इन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा? तो बेटा ये फोर्स आपको ऊपर ले जाने वाला है और ये फोर्स आपको नीचे ले जाने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस के अंदर चेक करो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर चेक करो कि आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इसका मीनिंग क्या है? आपका आर डोमिनेट करेगा। अब आर यहाँ क्या होगा? दैट इज मोर देन mg, तो अब चेक करो, अगर आर मोर देन mg है तो इसका मीनिंग आर डोमिनेट कर रहा है। तो बेटा ये वाला फोर्स अगर ज्यादा है, ये वाला फोर्स अगर कम है, तो इसका मीनिंग बॉडी आपकी कहाँ जाएगी? बॉडी आपकी अपवर्ड ही जाएगी। तो अब चेक करो कि आपकी बॉडी को नेट फोर्स कितना मिला है। आपकी बॉडी को नेट फोर्स कितना मिला है? नेट फोर्स इक्वल टू आर माइनस mg, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अब चेक करो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर कि r की वैल्यू क्या आएगी? r इक्वल टू mg प्लस ma। तो बेटा यहाँ से m कॉमन ले लो तो आपका आंसर आ गया नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। अब बेटा एक सिंपल सी इमेजिनेशन लेके चलो कि अगर आप सिंपली वेट मशीन पर खड़े हो और वेट मशीन आपकी अर्थ सरफेस पे है, वेट मशीन आपकी अर्थ सरफेस पे है, वेट मशीन आपकी लिफ्ट के अंदर नहीं है, आप वेट मशीन के फ्लोर पर खड़े हो और वेट मशीन आपकी रेस्ट पे है और आप भी यहाँ रेस्ट पर हो। तो आप भी रेस्ट पे हो और वेट मशीन भी रेस्ट पर है। तो अब बोलो आपका वेट कहाँ होगा? आपका वेट डाउनवर्ड होगा और जो फ्लोर है वेइंग मशीन का, ये आपके ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा आप इस केस में बताओ कि अगर वेइंग मशीन आपकी रेस्ट पे है, आप रेस्ट पे हो, आप सिंपली इसके फ्लोर पर खड़े हो, तो बेटा आपका वेट नीचे लग रहा है mg और फ्लोर ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर r। तो बेटा जो वेट मशीन का फ्लोर काम करेगा वही वेइंग मशीन के स्केल में काउंट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फोर्स वेइंग मशीन का फ्लोर आपके ऊपर लगाएगा, वही फोर्स आपका वेइंग मशीन के स्केल में काउंट होगा, स्केल में रिकॉर्ड होगा। अब चेक करके बताओ, आपने तो इसके ऊपर लगाया mg, लेकिन जो फ्लोर है वेट मशीन का वो आपके ऊपर क्या लगा रहा है? दैट इज कैपिटल R। तो बेटा आपको ये बिल्कुल फिक्स करना माइंड में कि जो वेट मशीन का स्केल होगा जिसमें आपका वेट डिस्प्ले होगा, वहां पर कैपिटल R की वैल्यू आएगी, वहां पर mg की वैल्यू नहीं आएगी। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि हमेशा जो वेट मशीन का फ्लोर है वो जो फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, वो जो काम करेगा आपके ऊपर, तो बेटा यही फोर्स आपका स्केल में डिस्प्ले होगा। तो बेटा ये ध्यान रखना आपको कि जो फोर्स वेट मशीन का फ्लोर आपके ऊपर लगाएगा वही फोर्स आपका वेट मशीन के स्केल में डिस्प्ले होगा। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले क्या होगा? यहाँ पर कैपिटल R आपका डिस्प्ले होगा। तो कैपिटल R बेटा आप बोलो किसके इक्वल है? यहाँ पर बॉडी अगर रेस्ट पे है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो बोलो R किसके इक्वल होगा? R इक्वल टू mg। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? R इक्वल टू mg। तो बेटा अब चेक करके बताओ कि यहाँ पर जो आपका ट्रू वेट है, ये ट्रू वेट किसके इक्वल आ रहा है? ये बिल्कुल mg के इक्वल आ रहा है। तो बेटा यहाँ चेक करो, यहाँ जो आपका
ट्रू वेट है वो mg है, यहाँ आपका ट्रू वेट mg आ रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ जो आपका अपेरेंट वेट है, यहाँ जो आपका अपेरेंट वेट है वो कैपिटल R है और ट्रू वेट आपका mg है। तो अब चेक करो कैपिटल R को हमने अपेरेंट वेट क्यों बोला, क्योंकि बेटा रियलिटी में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो आपका एक्चुअल वेट होगा, ट्रू वेट होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो एक्शन है वो एक्शन कहाँ लग रहा है, वो वेट मशीन के फ्लोर पर लग रहा है। तो बेटा जो वेट मशीन का फ्लोर आपके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा वो विंग मशीन के स्केल में डिस्प्ले होगा। तो बेटा जो आपका विंग मशीन के स्केल में डिस्प्ले होगा हम उसी को वेट एज्यूम करेंगे, हम उसी को वेट एज्यूम करेंगे, बट रियलिटी में वो आपका अपेरेंट वेट है, रियलिटी में वो आपका अपेरेंट वेट है। रीज़न क्या है बेटा, रीज़न ये है कि अगर आप किसी विंग मशीन के फ्लोर पर खड़े हो, अगर आप किसी विंग मशीन के फ्लोर पर खड़े हो और आपका वेट mg है और जो फ्लोर है विंग मशीन का वो आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन R लगा रहा है, तो बेटा जो इसका स्केल होगा उस स्केल के अंदर जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग बेटा R के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। इसका मीनिंग जो फोर्स विंग मशीन का फ्लोर आपके ऊपर लगाएगा उसी की रीडिंग विंग मशीन के स्केल में आएगी। अब ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे हम अपेरेंट वेट, इसको बोलेंगे हम अपेरेंट वेट। और बेटा जो वेट आपका ग्रेविटी से मिलके बना है दैट इज ट्रू वेट, ये आपका ट्रू वेट है। तो बेटा ट्रू वेट आपका किसके इक्वल आ रहा है, चेक करो, जो आपका एक्चुअल वेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो अपेरेंट वेट के इक्वल आ रहा है। कब आ रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, ये मशीन आपकी रेस्ट पे है। सो R इक्वल टू mg, R इक्वल टू mg। अब बेटा यहाँ पर हमने कैपिटल R को अपेरेंट वेट क्यों बोला, क्या रीजन है, इसका भी एक प्रॉपर वे से आपको इंटेलेक्चुअल आंसर मिलना चाहिए कि कैपिटल R को हम अपेरेंट वेट क्यों बोलते हैं। तो बेटा आपको मालूम है कि हम आइडियल वे से वैक्यूम नहीं बना सकते, हम आइडियल वे से वैक्यूम नहीं बना सकते। तो बेटा यहाँ अगर हम किसी बॉडी का वेट, यहाँ अगर हम किसी बॉडी का वेट स्केल में काउंट करेंगे तो बेटा फ्लोर पर आपके साथ एयर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, फ्लोर पर आपके साथ एयर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। चेक करो यहाँ पर इन एयर मॉलिक्यूल का वेट भी काउंट होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, कभी भी विंग मशीन के अंदर आपका एक्चुअल वेट नहीं आएगा, हमेशा विंग मशीन के अंदर अपेरेंट वेट ही आपको मिलेगा। अपेरेंट वेट का मीनिंग दैट इज अप्रोक्सीमेट वेट। तो बेटा जहां भी आपको विंग मशीन मिले तो वहां पर अगर आप अपना वेट काउंट करोगे तो वहां पर स्केल में आपको अपना अपेरेंट वेट मिलेगा, रियल वेट या एक्चुअल वेट आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि आपकी बॉडी के साथ साथ यहाँ फ्लोर पर एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर भी होगा। तो बेटा अगर यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा तो बेटा एयर मॉलिक्यूल का वेट भी आपके साथ साथ काउंट होगा। तो उस केस में जो आपका वेट आएगा उसमें बेटा एयर मॉलिक्यूल का वेट भी होगा। इट मीन्स ये आपका वेट जो स्केल में आया है ये आपका एक्चुअल वेट नहीं होगा। तो बेटा इसी वजह से हम कैपिटल R को बोलते हैं दैट इज अपेरेंट वेट, दैट इज अपेरेंट वेट। तो बेटा अपेरेंट वेट का मीनिंग वो फोर्स जो फ्लोर विंग मशीन का फ्लोर आपके ऊपर लगाएगा, सो दैट फोर्स इज नॉन एज अपेरेंट वेट। अब बेटा जो फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगाएगी, जो फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगाएगी, जिस फोर्स से अर्थ आपकी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ पुल करेगी, दैट फोर्स इज नॉन एज एक्चुअल वेट, दैट फोर्स इज नॉन एज एक्चुअल वेट। तो अब आपको ये मालूम चल गया कि अगर विंग मशीन आपकी रेस्ट पे होगी, विंग मशीन अगर आपकी रेस्ट पे होगी, तो रेस्ट पे अगर होगी तो उस केस में अगर आप उसके ऊपर खड़े हो तो बेटा अगर आप रेस्ट पे हो, विंग मशीन रेस्ट पे है, तो आपका जो एक्चुअल वेट है वो बिल्कुल अपेरेंट वेट के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू mg। लेकिन बेटा हम यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल का वेट, हम यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर, एयर मॉलिक्यूल का वेट नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो बेटा अगर यहाँ पर आप एयर मॉलिक्यूल का वेट भी कंसिडर करोगे, यहाँ पर अगर एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर भी कंसिडर करोगे, तो उस केस में बेटा आपका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं आएगा, उस केस में आपका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं आएगा। तो बेटा अब आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका
वेट मशीन के ऊपर रेस्ट पे है और वेट मशीन आपकी रेस्ट पे है, तो अगर हम एयर मॉलिक्यूल्स का वेट नेग्लेक्ट कर दें तो बेटा अपेरेंट वेट बिल्कुल एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, अपेरेंट वेट बिल्कुल एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। तो अब चेक करो कि अब यहां पर सिस्टम आपका मोशन में है, सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो यहां पर अपेरेंट वेट आपका क्या आ रहा है, दैट इज mg प्लस ma। तो यहां पर अपेरेंट वेट आपका एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं आ रहा, तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, r दैट इज मोर देन mg। तो अगर आप ऊपर जाओगे तो बेटा वेट मशीन जो आपकी है, अगर आप ऊपर जाओगे, जो वेट मशीन है आपकी बेटा, इसके स्केल में जो आपका वेट काउंट होगा वो बेटा एक्चुअल से ज़्यादा काउंट होगा। इसका मीनिंग जब भी आप लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाओगे और अगर आप लिफ्ट के अंदर वेट मशीन के ऊपर खड़े हो तो बेटा जो आपका वेट आएगा वो वेट आपका ट्रू वेट से ज़्यादा आएगा, वो आपके एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा। इसका मीनिंग जब भी आप लिफ्ट में ऊपर जाओगे तो अगर आप अपने वेट को देखोगे, अगर आप वेट मशीन के स्केल पर अपने वेट को देखोगे तो आपका वेट मोर देन एक्चुअल मिलेगा। आपको अपनी बॉडी काफ़ी हैवी फील होगी, आपको लगेगा मैं काफ़ी हैवी हूँ, मेरा वेट इंक्रीज हो चुका है, बट रियलिटी में जो आपका वेट मशीन के अंदर आ रहा है बेटा वो आपका रियल वेट नहीं है, वो आपका एक्चुअल वेट नहीं है। वो रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उसके अंदर mg के अंदर एडिशनल फोर्स ma ऐड हो चुका है, mg के अंदर एक एडिशनल फोर्स ma ऐड हो चुका है, उसकी वजह से आपको अपना वेट मशीन के अंदर मोर देन एक्चुअल विजिबल हो रहा है, मोर देन एक्चुअल विजिबल हो रहा है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम किसी लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड तो उस केस में वेट मशीन के अंदर जो आपका वेट आएगा वो मोर देन एक्चुअल कैसे आएगा, वो यही रीजन है दैट इज मोर देन एक्चुअल। तो बेटा जब सिस्टम रेस्ट पे होगा तो सिंपली r इक्वल टू mg आ जाएगा। तो बेटा अब अगला केस करते हैं। अगला केस क्या, अगर लिफ्ट आपकी नीचे आएगी, उस केस में देखते हैं क्या होगा। अगर लिफ्ट आपकी नीचे आएगी तो उस केस में देखते हैं बेटा क्या होगा। Number 2 case, lift is accelerating downward। तो बेटा अगर लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो बेटा आपका वेट mg डाउनवर्ड और जो फ्लोर है वेट मशीन का वो आपके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप चेक करो बेटा, यहां पर आप चेक करके बताओ कि mg में से और r में से कौन सा फोर्स बेटा डोमिनेट करेगा। चेक करो, हम नीचे आ रहे हैं, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि mg आपका r से ज्यादा होगा तो हम नीचे आएंगे, अदरवाइज हम नीचे नहीं आएंगे। तो बेटा अगर mg डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, कैपिटल R के ऊपर, तो हम नीचे आएंगे, अदरवाइज हम नीचे नहीं आएंगे। तो बोलो बेटा यहां पर अगर mg मोर देन r है तो बोलो नेट फोर्स कितना मिला आपको, बोलो बेटा नेट फोर्स कितना मिला आपको, mg माइनस r। क्योंकि अगर ये इक्वल होंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो इसका मीनिंग का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इनका डिफरेंस नेट फोर्स के इक्वल होगा। तो नेट फोर्स का फार्मूला बेटा आपका मास और आपका एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स आप लगाओगे तो उसका फोर्स, तो बेटा उस बॉडी का फोर्स किसके इक्वल होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम किसी बॉडी को अगर पुश या पुल करते हैं तो बेटा वो बॉडी कितना फोर्स फील करती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसी टाइप से अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को नीचे पुल कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर इस ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू mg माइनस r। अब बोलो r किसके इक्वल आएगा, चेक करते हैं, r इक्वल टू mg माइनस ma। तो बेटा ये जो फोर्स है ये आपका डिस्प्ले होगा रीडिंग के अंदर, ये आपका डिस्प्ले होगा, दैट विल डिस्प्ले इन स्केल।
तो बेटा ये वाला जो फोर्स है, ये जो कैपिटल आर है, ये बेटा वेट की फॉर्म में यहाँ पर वेइंग मशीन के स्केल में डिस्प्ले होगा। तो अगर ये डिस्प्ले हो रहा है तो चेक करके बताओ वेइंग मशीन के स्केल में आपको अपना वेट कैसा लगेगा, लेस देन एक्चुअल और मोर देन एक्चुअल। तो बेटा ये आपका एक्चुअल वेट है, अगर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो आपका जो वेट स्केल में आ रहा है वो कैसा आ रहा है, दैट इज लेस देन एक्चुअल, दैट इज लेस देन एक्चुअल। तो यहां पर जो वेट आपका आएगा, यहां पर जो वेट आपका आएगा स्केल के अंदर वो कैसा आएगा, दैट इज लेस देन एक्चुअल, दैट इज लेस देन एक्चुअल। तो अब आपको लगेगा कि जब लिफ्ट आपकी नीचे आएगी तो आपको लगेगा कि आपका वेट कम हो चुका है, आपको ये लगेगा कि आपकी बॉडी लाइटर मोड में आ चुकी है, आपकी बॉडी का वेट कम हो चुका है। लेकिन रियलिटी में आपका वेट कम नहीं हुआ है, रियलिटी में आपका वेट कम नहीं हुआ। आपको लगेगा कि आपने डाइटिंग स्टार्ट कर दी और आपका वेट कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। दिस इज ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका वेट कम डिस्प्ले हो रहा है, आपको लग रहा है कि विंग मशीन के स्केल में आपका वेट कम हो चुका है, अब आप डाइटिंग कर रहे हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, रियलिटी में आपका वेट mg ही है, बट उसके लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से आपका वेट स्केल में कम आ रहा है, दैट इज mg माइनस ma। तो बेटा अब अगला केस है, अगर लिफ्ट आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाएगी तो उस केस में क्या होगा। अगर लिफ्ट आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाएगी तो उस केस में क्या होगा, चेक करते हैं। केस नंबर 3, अगर लिफ्ट आपकी ऊपर नीचे जाएगी विद एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कैसी होगी, इसकी कांस्टेंट होगी, तो बेटा उस केस में क्या होगा, चेक करते हैं। उस केस में क्या होगा, अगर ये लिफ्ट है, ये आपकी वेट मशीन है, और अगर ये लिफ्ट है तो अब चेक करते हैं क्या होगा। वेट मशीन के ऊपर आपका एक्शन लगा mg और वेट मशीन ने आपके ऊपर लगाया रिएक्शन, दैट इज कैपिटल R। और अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मीनिंग आपके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब बेटा नेट फोर्स आपका 0 कब होगा, जब ऊपर वाला फोर्स किससे बैलेंस होगा, नीचे वाले फोर्स से बैलेंस होगा। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपका वेट मशीन के अंदर एक्चुअल वेट डिस्प्ले होगा, दैट इज R इक्वल टू mg, दैट इज R इक्वल टू mg। अब चाहे लिफ्ट आपकी नीचे आए चाहे ऊपर जाए, अगर दोनों केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है लिफ्ट की, तो उस केस में विंग मशीन के अंदर जो आपका वेट आएगा वो एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, वो एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। तो बेटा अब अगला केस क्या है, नंबर 4 केस क्या है, अभी चेक करते हैं। नंबर 4 केस वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लिफ्ट आपकी रेस्ट पे है, अगर लिफ्ट आपकी रेस्ट पर है और उस केस में अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो और ये आपकी वेट मशीन है, तो आपका वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा वेट आपका। वेट अगर आपका डाउनवर्ड है तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। और अगर आप रेस्ट पे हो तो आपका एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स आपका 0। अब ये 0 कब होगा, जब ऊपर वाला फोर्स किससे कैंसिल होगा, नीचे वाले फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो बेटा यहाँ पर जो आपका वेट डिस्प्ले होगा स्केल में वो बिल्कुल एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, वो बिल्कुल एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। देन केस नंबर 5, तो बेटा केस नंबर 5 क्या है, अभी चेक करते हैं। केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5, अगर लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट कर रही है अप एंड डाउन, अगर लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट कर रही है अप एंड डाउन बट उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अगर लिफ्ट आपकी डी एक्सेलरेट कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो बेटा अगर लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो बेटा उस केस में वेट मशीन के अंदर आपके वेट की वैल्यू क्या आएगी, उस केस में वेट मशीन के अंदर आपके वेट की वैल्यू क्या आएगी, वो हम चेक करने वाले हैं अब। कि अगर लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है लेकिन लिफ्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव
नेगेटिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है और अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। इसी टाइप से लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मीनिंग उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा अगर आप ऊपर जाओगे तो आपकी इक्वेशन क्या आई थी, mg प्लस ma। तो बेटा mg प्लस ma में आप a को नेगेटिव पुट कर दो तो अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, दैट इज mg माइनस ma। तो बेटा ये वाला वेट किस केस में है, जब आप ऊपर जाओगे अपवर्ड और आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब अगला केस क्या था बेटा कि अगर आप नीचे आओगे तो आपकी इक्वेशन क्या आई थी, mg माइनस ma। तो बेटा यहाँ पर आप a को नेगेटिव पुट करो, अब बोलो क्या आंसर आएगा। अब आपका आंसर आएगा mg प्लस ma। तो बेटा यहाँ पर ये मोशन कौन सा है आपका, ये मोशन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, दैट इज नेगेटिव। तो आपके सामने है बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका जो वेट वेइंग मशीन के स्केल में आएगा वो होगा mg प्लस ma। और अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है और आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेइंग मशीन के स्केल में आपका वेट क्या होगा, mg माइनस ma। तो बेटा ये कंडीशंस आपको मिलेंगी कब, जब एक्सेलरेशन आपका ऊपर नीचे नेगेटिव होगा। तो ये बेटा आपने अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस किया लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम में। तो बेटा इसी टाइप से कुछ न्यूमेरिकल लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल इस टाइप से हैं कि एक रोप है, न्यूमेरिकल इस टाइप से हैं जैसे एक रोप है, ये रोप आपकी यहां फिक्स है। अब बेटा इस रोप के ऊपर एक मंकी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। इसका मीनिंग इस रोप के थ्रू एक मंकी ऊपर जा रहा है और मंकी का हमें मास गिवन है 40 kg। हमें मंकी का मास गिवन है 40 kg और हमें मंकी का एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा जो ये रोप है, इस रोप के अंदर मैक्सिमम टेंशन कितनी बियर हो सकती है, दैट इज 420 न्यूटन। इसका मीनिंग ये जो रोप है, ये रोप आपकी मैक्सिमम कितना स्ट्रेचिंग फोर्स होल्ड कर सकती है, कितना स्ट्रेचिंग फोर्स बियर कर सकती है, दैट इज 420 न्यूटन। तो बेटा इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इसका जो ब्रेकिंग फोर्स है वो है 420 न्यूटन। इसका मीनिंग 420 न्यूटन के बाद अगर फोर्स आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या, ये रोप आपकी ब्रेक हो जाएगी, ये रोप आपकी एज इट इज नहीं रहेगी। इसका मीनिंग जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो इसकी 420 न्यूटन है। इसका मीनिंग 420 न्यूटन के बाद अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स इंक्रीज होगा तो इसका मीनिंग ये रोप आपकी उसी टाइम ब्रेक हो जाएगी। तो इस रोप का जो मैक्सिमम वेट को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो 420 न्यूटन है। इसका मीनिंग आप इस रोप के ऊपर कितना वेट हैंग कर सकते हो, आप इस रोप के ऊपर 420 न्यूटन वेट हैंग कर सकते हो। तो अगर आप इससे ज्यादा वेट इस पे हैंग करोगे तो ये रोप आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो बेटा ये आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ गिवन है। तो अब हमें ये चेक करना है कि जब मंकी आपका इस रोप के ऊपर, जब मंकी इस रोप के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो इस रोप के अंदर टेंशन क्या बनेगी, इस रोप के अंदर टेंशन क्या बनेगी। अब चेक करो इस रोप के अंदर टेंशन क्या बनेगी, अभी चेक करते हैं क्या टेंशन बनेगी। नाउ बेटा मंकी का वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड, दैट इज mg। अब बेटा टेंशन कहाँ होगी, टेंशन वेट को बैलेंस करेगी तो टेंशन वेट से अपोजिट होगी। तो बेटा जो स्ट्रेचिंग फोर्स इस रोप के अंदर बनेगा, जो इलास्टिक फोर्स इस रोप के अंदर बनेगा वो इस वेट को बैलेंस करेगा। तो बेटा इलास्टिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपोजिट टू वेट, अपोजिट टू वेट। अब चेक करो कि मंकी अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मीनिंग ये वही केस है जिसमें लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही थी। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर मंकी का हमें एक्सेलरेशन 5 गिवन है, तो मान लो ये आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। तो बेटा
जब आप ऊपर जाओगे विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या आएगी, r इक्वल टू mg प्लस ma। तो बेटा यहां पर r का रोल कौन प्ले कर रहा है, चेक करो, वेट के अपोजिट फोर्स कौन सा है, यहां पर टेंशन है, तो यहां t आ जाएगा, यहां mg और यहां ma। बोलो टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, 40 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 5, नाउ इट इज 400 प्लस इट इज 200। तो बेटा ये हो गया 600 न्यूटन। इसका मीनिंग रोप ब्रेक हो जाएगी, रोप ब्रेक हो जाएगी, रोप आपकी एज इट इज नहीं रहेगी। चेक कर लो टेंशन कैसी आ रही है, टेंशन इज मोर देन टी मैक्सिमम। तो जो टेंशन यहां बनी वो मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा आ रही है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा आ रही है, तो यहां पर रोप आपकी ब्रेक हो जाएगी। मंकी सीधा नीचे गिरेगा, मंकी सीधा नीचे गिरेगा, तो मंकी नहीं बचेगा बेटा।